और कैसे हो भाई? हम ठीक है सब। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है अभी तो एकदम नॉर्मल जैसा ठंड जैसे आज ठंड थोड़ा बढ़ा हुआ है पहले से। तो बस दिन भर क्लिनिक पे थे, अब वहीं चल रहा है। कुछ बताइए अपने बारे में। मेरा नाम डॉक्टर युवराज सिंह पड़ेगा और मैंने जो BMS पास आउट किया वो सिवान से ही, और उसका जो यूनिवर्सिटी है वो KSDSU यूनिवर्सिटी दरभंगा पढ़ता है। और मेरा जो क्लिनिक है वो अंदर गुगा रोड में मेरा अपना क्लिनिक है, और वहाँ मैं 24 घंटे बैठता हूँ और पीडिया से जो भी प्रैक्टिस होता है, जो भी पीडिया के केस आते हैं उसको मैं हैंडल करता हूँ। अभी जिस हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, इस उसमें मान के चलिए जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए कुछ देख रेख के लिए या फिर कुछ उपाय, जैसे कि घर पे दो लोग हैं, अभी बच्चों को कैसे देखभाल कर सकते हैं, उनके लिए क्या न्यूट्रिशन डाइट वगैरह क्या चीज फॉलो कर सकते हैं, वो कुछ आप बताएंगे 10 लोग कि घर पे कैसे चीजें। अभी जो मौसम चल रहा है, जो अभी ठंड की जो शुरुआत हो रही है, इसमें मुख्यतः मतलब मेरी जो बच्चे होते हैं उनको मुख्य रूप से बहुत सारे प्रॉब्लम होने का डर रहता है, क्योंकि बच्चे का इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो वीक होता है, कमजोर होता है। तो तुरंत बच्चे को अगर ठंड लगेगा तो बच्चे के अंदर तुरंत दिक्कत होना, बीमारी होना चालू हो जाएगा। तो ठंड में बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है, जिसमें मेनली आपको RSV एक वायरस होता है, रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस, स्टोमिक फ्लू होने का डर रहता है, कोल्ड डायरिया होने का डर रहता है, बच्चे को इन्फ्लुएंजा होने का डर रहता है, बच्चे को जो है सोर थ्रोट होने का डर रहता है, स्ट्रेप थ्रोट का। तो ये सारा चीज है, ये सारा जो है दिक्कत बच्चे को होता है। तो इसके लिए बचाने के लिए सबसे पहले हमको करना ये है कि हाइजीन पे ध्यान देना है और बच्चे को वार्म रखना है, ताकि बच्चा गर्म रहे। जहाँ भी बच्चे को आप रखें वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करने के साथ साथ रूम का टेम्परेचर बच्चे के अनुकूल रहे और गर्म रहे, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। और ह्यूमिडिटी मतलब कि अंदर जो है वेंटिलेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए, कि अगर गर्म भी है तो बच्चा जो वेंटिलेशन सही होने के चलते उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा प्रॉब्लम जो है आप जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, चाहे बच्चों के डॉक्टर हो, आपके पास जो बच्चे आते हैं, अभी जिस हिसाब से मरीज बच्चे आ रहे हैं, कैसे किस टाइप के ज्यादातर आ रहे हैं और कैसे आप उन चीज को टैकल कर रहे हैं? देखिए, अभी तो जो बच्चे आ रहे हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी मौसम चल रहा है इसमें 4 या 5 तरीके के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। पहला जो बच्चा आ रहा है अपर एयरवे कंजेशन उसका आ रहा है, मीन्स की RSV का केस उसमें आ रहा है, स्टोमिक फ्लू आ रहा है, इन्फ्लुएंजा केस आ रहा है, इसको हम लोग कॉमन अपने लोकल भाषा में निमोनिया बोलते हैं। तो ये सारा केस अभी बच्चों का हम लोग के पास आ रहा है, हम लोग उसको देख के सही एडवाइस कर रहे हैं, सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ठंड के दिनों में बच्चों में सांस लेने का दिक्कत बढ़ जाता है, बच्चों में कंजेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, कफ होने के चलते बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होता है। ये सारा प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रहा है कि एक ये है कि जैसे एक ये फार्मूला मिल्क होता है, ठीक है, जो बच्चों को आज के डेट में जब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं 6 महीने 5 महीने हो रहे हैं उनको ये चीज दिया जाए, ये डाइट और ये जो फार्मूला मिल्क है जो देते हैं, ये कितना सही है? और इसके अलावा अगर क्या चीज अगर डाइट फॉलो करें वो बच्चों के लिए बेहतर रहेगा? देखिए, आप जब डिब्बा का दूध लेते हैं तो जो फार्मूला मिल्क होता है उसमें ऊपर लिखा होता है कि माँ के दूध से बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार कुछ नहीं है। माँ का दूध ही बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। तो फार्मूला मिल्क में ऑलरेडी वो लिखा रहता है, वो मेंशन किया हुआ रहता है, वो इतना लाइन एक लिखा जब ऊपर लिखा हुआ रहता है। उसके बाद भी हम लोग अगर फार्मूला मिल्क बच्चों को देते हैं तो जितना न्यूट्रिएंट्स एक मदर के ब्रेस्ट फीड से बच्चों को मिल जाएगा, उतना न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं लगता कि फार्मूला मिल्क से मिलेगा। तो इसी के चलते बाद में जब प्रॉपर वे में बच्चों को जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलेगा तो बच्चों के अंदर में मेंटल डिसऑर्डर होने का डर रहता है। बच्चों के अंदर जो हम जिसको कुपोषण बोलते हैं हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, कुपोषण होने का डर रहता है। बच्चे का जो बॉडी जितना ग्रोथ होना चाहिए, जितना उसके शरीर में विटामिन D3 की कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए, उतना बच्चों को नहीं मिल पाता है। और बाद में जाके बच्चों के अंदर जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे उनके अंदर सारा ये चीजें, सारा जो डिसेबिलिटी है धीरे धीरे आने लग जाता है। तो ये सबसे बड़ा चीज है कि जो 6 महीना होता है, जो बच्चों के लिए स्टार्टिंग का 6 महीना होता है, बच्चा न्यू बॉर्न से लेके 6 महीना तक, इसी समय सबसे ज्यादा केयर की नीड है बच्चे को। उसके बाद आप थोड़ा सा उसको जब बच्चा 6 महीने बाद खाना चालू कर देता है तो थोड़ा बहुत उसको आप कुछ खिला सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू 6 महीना तक, ऐसे तो मेडिकल साइंस में 1 साल तक मना किया गया कि गाय का दूध, कोई बाहर का फॉर्मूला दूध नहीं देना है, लेकिन 6 महीना तक कंटिन्यू माँ के दूध से बढ़िया बच्चों के लिए कोई दूध नहीं है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग सबसे अच्छा चीज माना गया बच्चों के लिए।
चैलेंजिंग क्या होता है, बच्चों का इलाज करना है या फिर बड़, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि वो तो बता नहीं सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है चाहे वो प्रॉब्लम है। अब जो बड़े हैं जैसे जनरल फिजिशियन है या फिर वो तो बता देंगे कि हाँ जैसे मुझे दर्द हुआ, पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो बता दिया कि हाँ मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, इजी हो जाता है कि पेट दर्द का दवा देना है। बच्चे तो वो चीज बोल नहीं पाते, जो 6 महीने के बच्चे आते हैं, साल भर के, 2-3 साल के होते हो तो दिखा बता देंगे कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है चाहे वहाँ। क्या चैलेंजिंग है, मतलब बच्चों का इलाज करना है या फिर बड़ों का? देखिए, सब किसी का अपना डिपार्टमेंट अलग अलग बना हुआ है, और जो भी डॉक्टर जिस डिपार्टमेंट में पढ़ाई करता है, जिस डिपार्टमेंट का नॉलेज रखता है, तो उसको वो चीज़ आसान लगता है। और आसान मेडिकल साइंस में कुछ नहीं है। लेकिन जो जिस डिपार्टमेंट में काम करता है वो उसकी चीज़ों से अनभिज्ञ होता है। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि बच्चों का जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। बच्चा जो है कह नहीं सकता है कि हमको क्या दिक्कत हुआ है, लेकिन बच्चा का एक्टिविटी देख के, सिम्टम को देख के, उसको डायग्नोसिस कर, क्लिनिकल डायग्नोसिस करके, लेबोरेटरी से उसको डायग्नोसिस करके, ब्लड का टेस्ट करके, बहुत सारा चीज है, उसको डायग्नोसिस करने के बाद ही आप उसको देख सकते हैं कि उसको प्रॉब्लम हुआ क्या है। तो ये सारा चीजें इन्वेस्टिगेशन सबसे जरूरी होता है। आप जो है एक एडल्ट पेशेंट आ रहा है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा, मतलब रेयर केस में जरूरत पड़ता है। सिम्टोमेटिक बच्चा कोई आ गया, अगर बच्चा रो रहा है, फिर उसको आपको स्टेटो से देखना है कि बच्चे के चेस्ट में कंजेशन तो नहीं है, बच्चे को जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये सारा चीज जो है बच्चे में वॉच करना पड़ता है। अभी तो मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है कि हमारे पास सारा सुविधा हो गया है। एक्सरे हम करा लेते हैं, ब्लड का टेस्ट करा लेते हैं, एमआरआई करा लेते हैं, सीटी स्कैन करा लेते हैं। तो अभी तो समझिए कि डायग्नोसिस करने का बहुत सारा वे हो गया। अभी तो एक आपको मैं बता दूं कि अभी सीटी एंजियोग्राफी एक आया है, जिसमें आप एडल्ट पेशेंट के जो पहले एंजियोग्राफी करने के लिए आपके अंदर आपके जो ब्लॉकेज वेन होता था, जो कोलेस्ट्रॉल का जो वेन जो ब्लॉकेज था, उसमें ब्लॉकेज वेन में डालने के लिए पहले आपको एंजियोग्राफी कराना पड़ता था। लेकिन जैसे सीटी स्कैन होता है वैसे सीटी एंजियोग्राफी होता है। मतलब कि आपको कोई जांच की जरूरत नहीं है, आपको लेटा के सीटी स्कैन किया जाएगा और उसमें आपको बता देगा कि आपको किस वेन में कितना ब्लॉकेज है। तो हमारा टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस बहुत आगे जा रहा है। तो ये सारा चीज़ है, बच्चों में मेनली डायग्नोसिस बेस्ड ट्रीटमेंट होता है और सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट किया जाता है कि बच्चों के अंदर क्या सिम्टम है, उससे क्या रिलेटेड डिजीज हो सकता है। कंफर्मेशन होने के बाद ही उसमें ट्रीटमेंट किए मैंने करते हैं। आपने बीएमएस किया, तो जब बीएमएस आपने जब एडमिशन किया तो ये पर्टिकुलर चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही बनने का क्या है, मतलब इसके पीछे का कुछ रीजन होगा या फिर क्या है? देखिए, हम जब छोटे जब थे तब से हमारे घर में डॉक्टर श्री भगवान चौधरी हमारे घर से बैठे हुए हैं, उसके बाद मनोज कुमार हमारे घर से बैठे हुए हैं। तो इन लोगों के पास हम देखते थे तो बच्चों, ये लोग बच्चों के डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, बच्चों के अच्छा पेशेंट है इन लोगों के पास भी। तो इन लोगों के पास जब हम बैठ देखते थे तो हमको भी लगता था कि हमको भी बच्चा का ही प्रैक्टिस करना है। और एक होता है ना कि जो चीज आप देखते हैं उस चीजों को आप देख के सीखते हैं। तो हम जब बैठना, जब इन लोगों को देखते थे कि हाँ भाई बच्चे का ऐसा है और हम रोज वो चीज फेस कर रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान लगने लगा कि नहीं, हमको पीडिया का प्रैक्टिस करना है, पीडिया का देना। उसके बाद हम सिवान, हमारे जो गुरु हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो हमको लगता है कि एक करियर बनाने में एक जो गुरु का जितना बड़ा हाथ होता है उतना हाथ जो है, जितना माता पिता का बोला गया साथ, उतना गुरु का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। तो उसको बनाने में हमारे डॉक्टर अभिषेक सिंह जो हमारे गुरु हैं और हमारे लिए कभी भी आदरणीय रहेंगे, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनके वहाँ पे रह के वहाँ पे और उनसे अपना जो है काम उनके पास रहे, काम किए उनके पास और उनका अंडर में काम करके जो है आज 2021 से अपना सेटअप चला रहे हैं। सामाजिक कार्य से भी आप रेगुलर जुड़े रहते हैं और अच्छे से अपना योगदान देते हैं, सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं इस चीज को लेकर। तो सामाजिक कार्य और ये जो आपका प्रोफेशन है डॉक्टर, इसको आप बैलेंस कैसे करते हैं चीजों को? देखिए, हम लोग नौजवान हैं तो हम लोग के अंदर सोच भी जो है नौजवान वाली सोच है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा अगर पेशेंट देख रहे हैं तो उसके बीच में कहीं होगा सामाजिक कार्य बढ़ गया तो उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम सामाजिक कार्य में, अगर मान लीजिए अभी आपको बता दें हम कि अभी हम लोग के पास 5 जनवरी से टूर्नामेंट हो रहा है। टूर्नामेंट जो होता है वो एक खेल होता है, उसमें बहुत सारे खेल होते हैं। जैसे मान लीजिए दो खेल का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, फुटबॉल और क्रिकेट का। और आज के डेट में मानसिक स्वस्थ रहने के लिए खेल एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आप खेलिएगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका जो हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका मानसिक जो विकृति बच्चों के अंदर हो रही है, डिस्ट्रेस में जो बच्चे जा रहे हैं, हमको लगता है कि अगला क्वेश्चन आप वही पूछेंगे, इसे पहले हम बता दे रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है इसमें खेल का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग आयोजन करा रहे सामाजिक कार्य हो, इसके अलावा बहुत सारा चीज जहाँ आपको लगता है कि नहीं समाज में खड़ा होकर यहाँ समाज के लिए कुछ करने की जरूरत है, तो
भगवान ने उस हिसाब से अगर प्रोफेशन दिया है तो, और हम बढ़ चढ़ के हिस्सा उसमें नहीं लेंगे तो फिर बाकी लोग सबको ये सब सोचने लग जाएगा तो फिर कोई सामाजिक कार्य होगा नहीं। तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है और आदमी एडजस्ट करता है उसमें, देखता है कि नहीं कैसे भी समाज काम भी नहीं डिस्टर्ब हो अपना, और समाज में भी अपना कोई अगर जरूरत हमारा है, अगर कोई हमको याद कर रहा है तो वहाँ आदमी जाए और समाज के लिए कुछ करे अपना। ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है इसके आयोजन मतलब इसमें कौन कौन से मतलब ये कोई किसके थ्रू हो रहा है ये जो आयोजन हो देखिए रहा है? इसमें जो है 15 लोग हैं। क्रिकेट कमेटी जो हम लोग का है देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्पोर्ट्स अकेडमी जो कमेटी है, इसके अध्यक्ष श्री परमात्मा राम जी हैं, पूर्व विधान परिषद सिवान। तो उनके अध्यक्षता में हम लोग 15 लोगों की टीम है। 15 लोगों की टीम है, 15 लोगों की टीम के अंदर में सारा ये चीज हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। और हम लोग पिछले साल भी कराए थे। ये बहुत पुरानी कमेटी है, ये बहुत पुराना ये कमेटी है, लेकिन बीच में थोड़ा सा ये बंद हो गया था। तो फिर हम लोग इसको पिछले साल शुरुआत किए और प्रयास किए कि माने कमेटी चले। और देखिए इस साल हमको लगता है कि पिछले साल से दुगुना बजट इस बार लग रहा है और उससे अच्छा टूर्नामेंट इस बार हो रहा है। तो प्रयास हम लोग का देखिए कितना सफल रहता है, लोग लगे हुए हैं इसमें। तो इसमें माने टीम टीम बहुत सारा टीम है, बहुत माने लोगों को मिला के टीम बना हुआ है और उसी टीम के थ्रू इस टूर्नामेंट को कराया जा रहा है। बाकी हमारे नगर पंचायत की जितनी जनता है सब किसी का सहयोग है, ये उन्हीं लोगों का सहयोग के बिना तो संभव है नहीं, क्योंकि खेल उनका है, ग्राउंड उनका है, बाजार उनका है और हम लोग उनके साथ हैं। तो ये सारा चीज आयोजन जो है नगर पंचायत जनता के लिए अपना किया जा रहा है। ये जो अपना ग्राउंड है जो अंदर ब्लॉक है, ब्लॉक की जो स्थिति है उस हिसाब से तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाता है चीजें, लेकिन जब भी कोई टूर्नामेंट होता है या फिर कोई भी फंक्शन होता है तो उस समय लोग जो कमेटी के सदस्य होते हैं या जो भी होते हैं वो लोग मिलके तो उसको सुधार करा देते हैं। आपके कमेटी की तरफ से या आप लोगों की तरफ से कभी भी प्रतिनिधि जो है उनसे ब्लॉक की थोड़ी सी मरम्मत हो जाए, ढंग से हो जाए, लाइट वगैरह रह जाए, कुछ लग जाए, ऐसे कुछ उन लोगों से आप कुछ आग्रह हुआ है या फिर कुछ? देखिए अभी पिछला मीटिंग जब था हम लोग तो हमारे जो नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि पिंटू कुशवाहा जी हैं, दिलीप भाई हैं, वो भी लोग इस कमेटी के सदस्य हैं। अच्छा, वो लोग सदस्य हैं। वो लोग माने सक्रिय सदस्य हैं इस कमेटी के। तो उन लोगों से बोला गया है, वो लोग भी अब देखिए अब तो बोलेंगे फरवरी में शायद स्ट्रीट लाइट का चारों तरफ जो ब्लॉक में काम मेरे जितने भी वीडियो मैंने जितने भी प्रतिनिधि को बुलाया ना, सबसे मैंने ये सवाल रखा हुआ है कि ब्लॉक का मरम्मत जल्दी हो, जरूरी है। एक ही हमारे पास ग्राउंड है जहाँ पे औरतें भी टहलने के लिए जाते हैं, बच्चे दौड़ने के लिए जाते हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं दौड़ने के लिए जा रहे हैं, वहां रात में लोग पी के बोतल फेंक देते हैं इधर, वो भी पैर में लग जाए, तो उसकी मरम्मत हो। उसके लिए मैंने हर वीडियो में हर जो भी आए प्रतिनिधि, चाहे वार्ड हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे उप चेयरमैन हो, हर किसी से मैंने, इनफैक्ट जो विपक्ष में जो अभी हमारे फौज भी आए थे, सुभाष सिंह आए थे, इनसे मैंने ये सवाल किया कि इस पे आप लोग आवाज उठाइए, इसको मरम्मत कराइए। एक वो हो गया और जो प्रायोरिटी में, और एक वो आप लोग आपके घर हॉस्पिटल के तरफ का रोड है जो बहुत बहुत ज्यादा अभी तो खैर बरसात के फिर भी बारिश का पानी लगा हुआ है, नाले का पानी पड़ रहा है। ये दो मेरा मुद्दा हमेशा उनके साथ रहा हुआ है। जी बिल्कुल, आपका जो बात है वो सही है और इसके लिए हम लोग माने हमको लगता है कि जब मुलाकात जनप्रतिनिधियों से होता है तो हम इस बात को रखते हैं कि थोड़ा सा ग्राउंड पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ग्राउंड ही एक ऐसा पूरे नगर पंचायत में एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब लोग जाके 10 मिनट बैठता है, थोड़ा सा अपना मूड को रिलैक्स करता है। फंक्शन कराना हुआ या फिर मान लीजिए बच्चा आप ही के घर पे कोई छोटा बच्चा हो गया तो घर पे जगह नहीं है तो फिर ग्राउंड पे खिलाइएगा उनको, तो उस जगह बन जाता है तो सब किसी के लिए अच्छा हुआ। तो देखिए बोला गया उन लोगों से, अब वो बाकी तो हाथ काम उन लोग के हाथ में, वो लोग कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आपको उम्मीद है कि युवा नेता है पिंटू जी, तो उम्मीद है कि थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे और अंदर के नगर पंचायत के हित में कमेटी के वो सदस्य हैं, नहीं कमेटी के सदस्य और युवा नेता है और युवा लोगों की सोच हमेशा अच्छी रहती है। तो उम्मीद है कि पिंटू जी कुछ ग्राउंड के लिए अच्छा काम करेंगे, हम लोग तो बोले हुए हैं। और दिलीप भाई जो हैं वो भी एक बड़े भाई की तरह हैं, तो उनसे भी बोला गया है। तो अब मान लीजिए अब सारा चीज लोग कह ही सकते हैं, करवाना तो उन लोग का काम है। तो अब कमेटी के सदस्य होने के नाते देखिए वो लोग अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करते हैं, पूरा तरीके से करते हैं। अच्छा, एक और चीज है, जैसे मान के चलिए आपके पास बच्चे आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, किस टाइप के बच्चे आते हैं? जो कुछ ऐसे बच्चे आते भी हैं जिनको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। देखिए हर जगह पे हम लोगों के पास सीमित संसाधन है, एक जो जगह के हिसाब से संसाधन आदमी का सीमित रहता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अगर आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं और लगता है कि नहीं इनको अच्छा मैनेजमेंट के लिए कहीं इनको हायर सेंटर पर भेजा जाए, तो
तो ऐसे बच्चे अगर आते हैं कि नहीं, उनको अगर नॉर्मल आदमी फर्स्ट एड देके बच्चे को स्टेबल करके कहीं हायर सेंटर पे उसको भेजना मतलब सही रहेगा। तो ऐसे बच्चे आते हैं तो बेझिझक हम लोग उसको कन्विंस करके किसी हायर सेंटर में उसको भेज देते हैं। ऐसे बच्चे आते हैं और मुझे लगता है कि सारे डॉक्टर के पास आते हैं, सिवान में भी जाते हैं बच्चे, तो हो सकता है कि वहाँ भी जो बच्चे टेकल नहीं होते हैं, जो बच्चे वहाँ स्टेबल नहीं होते, उनको गोरखपुर पटना भेजा जाता है। तो जितनी सुविधा आपके पास रहेगी उतना ही सुविधा में आप काम आपके कर पास सकते हो। 24/7 नहीं, हमारे पास 24/7 मैं वहीं पे रहता हूँ, मेरा वहीं पे घर है। तो ऊपर अपना निवास है, नीचे अपना हॉस्पिटल है, तो अपना 24 घंटा अपना लगे हुए हैं उसी काम में। तो कभी भी कोई आता है, रात को 12 बजे आएगा, 10 बजे आएगा। मैं आपको बता दूं कि समाज सेवा की अपने बात करें तो मेरा मेडिकल भी है। डॉक्टर होने के पहले मैं मेडिकल के स्टोर पे बैठता था मैं पहले। तो उस समय रात को 12 बजे कोई मुझे फोन करता था कि फोन करता है अभी भी कि डॉक्टर साहब चाहे भाई यही दवाई के काम होते हैं, दवाई दिलवा दी, बाजार के सारा दुकान बंद हुआ। उस समय अपने स्टाफ को बोल के हम उस समय दवा दिलवाते हैं। कोई सरकारी में बच्चा होता है और दूध पिलाने के लिए दूध का डब्बा नहीं रहता वहाँ पर, तो वहां से कोई फोन करता है कि डॉक्टर साहब दूध का डब्बा थोड़ा दिलवा दीजिए, बच्चा मेरा रो रहा है। वहां पे हम मोबाइल को बंद नहीं करते हैं, अगले आदमी को बुलाते हैं, स्टाफ से दूध का डब्बा फार्मूला भी दिलवाते हैं ताकि बच्चा उनका ले जाके पिएगा उस चीज को। तो आदमी जो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि नेता तो है नहीं कि अपन नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं, जो अपने माध्यम से मेडिकल के माध्यम से लोगों को सेवा कर सकते हैं, आदमी उसमें कहीं पीछे नहीं हटता है और उसमें हमेशा कभी हटेगा भी नहीं। इसलिए नौजवान है हम लोग, और हम लोग नौजवान सोच रखते हैं, तो जितना संभव हो सकता है कि अपने मेडिकल के थ्रू, मेडिकल साइंस के थ्रू लोगों के पास जाना, लोगों को बताना, तो ये सारा चीज आदमी करेगा। असहाय लोगों को मदद करना, कि हम हमेशा फीस वगैरह में भी थोड़ा बिल्कुल मिलता है लोगों को। देखिए फीस का डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, अगर पैसा नहीं रहा, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब पैसा नहीं है, दवा तो मान लीजिए खरीद के आता है, दवा का तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम अपना जो भी होता है अपना रिबेट करके पेशेंट को देख लेते हैं अपना। ऐसा बहुत सारा पेशेंट आता है, हमको लगता है कि रोज रोज 1 या 2 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके पास पैसा देने का फीस नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम उनको कहते हैं कि भाई आप दवा ले लीजिएगा, फीस हम आपका नहीं लेंगे आपका। तो ये सारा चीजें और आदमी करता है, समाज के लिए करता है आदमी। एज ए डॉक्टर आपसे एक सवाल है, और लोगों के लिए भी, मतलब लोगों को आप बता सकते थे कि सर एक बेहतर हेल्थ के लिए, जो हम जैसे हर एक एज के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो हम जैसे लोग हो, चाहे और भी बुजुर्ग भी हो, बेहतर हेल्थ के लिए वो क्या डाइट और क्या चीजें फॉलो करें जिससे उनका हेल्थ इश्यू सही रहे? क्योंकि आज के डेट में जो खान पान है ना, वो उस हिसाब से तो है नहीं, तो उसमें वो क्या ऐसे ऐड कर सके जिनसे उनका हेल्थ सही रहे? देखिए सबसे पहले एक बचपन में कविता आप पढ़े होंगे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये सबसे स्वस्थ व्यक्ति, जब आप अपने अंदर स्वस्थ में परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज होना चाहिए जल्दी सोना और जल्दी उठना। तो ये चीज का सबसे पहला। दूसरा चीज करना है कि हमको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या हम चीजों को लेके दिन भर में हम जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है कि हमारे शरीर के लिए बेटर है, ये हमको अपने आप को जज करना है। आज आप देख लीजिए, हमारा लगता है कि हम बहुत सारा यंग जनरेशन जो है वो फास्ट फूड पे डिपेंड हो गया है। कहीं भी फास्ट फूड दुकान पर देखिए, वो बच्चा जो है, यंग लोग जो है, नौजवान आदमी, हम लोग जैसे जो लोग हैं, वो फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। तो उसको उस समय तो उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका जो है बॉडी उसके नुकसान से जितना जितना प्रभावित होगा, बाद में जाके उससे बहुत सारा प्रॉब्लम होगा आपको। आप अभी रिसेंट रिसर्च आपको बता रहे हैं हम कि रिफाइंड तेल, हमको नहीं लगता है किसी फास्ट फूड के दुकान पर बिना रिफाइंड तेल का कोई चीज बनता है। हमको 90% जगह पे रिफाइंड तेल से सारा चीज बनता है। और अभी हिंदुस्तान के सर्वे बता रहा हूँ मैं कि रिफाइंड तेल के चलते कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कैंसर का जो कारण है वो रिफाइंड तेल है। रिफाइंड तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड एक होता है जो फिश के ऑयल में मिलता है, जो कि रिफाइंड तेल में नहीं रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये सारा चीज है जो नौजवान लोग हैं, मान लीजिए रिफाइंड का तेल रोज खा रहे हैं, रोज कंज्यूम कर रहे हैं, बॉडी झेल रही, अचानक उनको दिक्कत हुआ तो फिर कहाँ से बाद में 40 साल के एज में लोगों को हार्ट की बीमारी शुरू हो जा रही है, लोगों के अंदर हार्ट के सिम्टम डेवलप हो जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर का सिम्टम डेवलप हो जा रहे हैं, नौजवान लोगों में शुगर का प्रॉब्लम आ रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज लोग नहीं कर पा रहे हैं, सुबह उठ के अपना खान पान करने से पहले थोड़ा सा 15 से 20 मिनट जॉगिंग जरूरी है, ताकि हमारा जो बॉडी है थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी के से थोड़ा सा
मूड जो है अपना रिफ्रेश रहता है। आप कभी भी उठ के थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिएगा ना, आपके दिमाग में दिन भर के एनर्जेटिक फील होगा, आपको लगेगा कि आज थोड़ा सा कुछ हम किए हैं। ये सारा चीज है। और ये मैं यही टिप्स दूंगा कि फास्ट फूड, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, फास्ट फूड को कम करें और जल्दी सोएं और जल्दी उठें। और खाने पीने की चीज़ों को मैंने बताया कि थोड़ा सा परहेज करना है, ऑयली चीज़ों को परहेज करना है, और जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है उससे बचना है। धूम्रपान हुआ, नशा हुआ, तो बच्चे उसमें कंटिन्यू पीड़ित हो रहे हैं। देख रहे हैं नए नए ड्रग्स और नए नए नशा हम लोग के एरिया में, ये पहले टाउन और सिटी में होता था। आप चले जाइए आज इसमें कौन कौन सा नशा है जो हमारे यहाँ के लोग बच्चों में भी मिल रहा है। तो इसके लिए मान लीजिए हम कहेंगे कि गार्जियन को विशेष ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पे कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। और शरीर के लिए इतना सारा चीज अगर कोई करता है तो उसके लिए फायदेमंद रहेगा। एक टॉपिक है जैसे मतलब इस पे ना बहुत कम लोग बात करता है, इनफैक्ट बात ही नहीं करता है लोग। और ये ऐसा टॉपिक है कि आज के डेट में हर कोई इस चीज से गुजर रहा है। मेंटल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ देखने में बहुत छोटा सा शब्द लगता है, मेंटल हेल्थ हमने बोल दिया, डिप्रेशन बोल दिया, हो गया। लेकिन ये शब्द जो ऐसा है ना, और इस चीज से हर कोई पीड़ित है, मतलब चाहे वो बच्चा हो, हर एक एज के लोग भी इस चीज से पीड़ित है। बट कहीं ना कहीं उस चीज में वो खो जा रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि इस चीज से हम निकले कैसे। एज ए डॉक्टर आप इस पे कुछ ऐसे सुझाव दे सकते हैं, ऐसे चीज पे बता सकते हैं कि इस चीज से निकला और क्या ऐसा चीज है जहाँ पे ये लैक हो रहा है और ये बहुत हावी हो रहा है लोगों के ऊपर। इसका सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है मोबाइल फोन एक ऐसा चीज है कि जब से बच्चा पैदा हो रहा है और बच्चे को खिलाने से लेके सुलाने तक फोन का इस्तेमाल जो हो रहा है, सबसे बड़ा मेंटल डिसऑर्डर का रीजन वही है। आप किसी भी घर में देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम लोग का जो जनरेशन था उसमें दादा दादी बच्चों को लेके कहीं चले गए, 2 घंटा 3 घंटा बच्चा खेला है, अपना पूरा फिजिकल एक्टिविटी बच्चे का भी हो रहा है और बच्चे का भी मन लग रहा है, और साथ में दादा दादी का जो स्ट्रेस है बच्चों को खिला के वो भी कम हो रहा है। अभी क्या है कि बच्चा खेल रहा है, फोन दे रहा है, उसको गार्जियन फोन दे रहा है, बच्चा देख रहा है। अब देखिए तो उसका जो माइंड का जो थॉट है वो वहीं तक सीमित रह गया है, वो उसी चीज को देख रहा है। और उसी को जो है अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इसके लिए बहुत सा हॉस्पिटल भी खुल रहा है कि बच्चे जो मोबाइल में देख रहे हैं वैसे एक्टिविटी कर रहा है, उनका अंदर बचपन से मेंटल डिसऑर्डर हो जा रहा है। जो कार्टून्स के चलते जो बच्चों को जो मेंटल इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लिए बहुत सारे पीडिया हॉस्पिटल में अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ पे मोबाइल छुड़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो वहां से जब डेवलप करते 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 बच्चा का जो है शुरू से लोगों से दूर रहा है, अपनी बातों को लोगों से कैसे कहेगा वो। जब हम समाज में रहेंगे तभी तो समाज में जब कुछ बात को कहेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, जब अपने मित्र लोगों के साथ रहेंगे तो देखेंगे हमको क्या दिक्कत है, तभी ना हम देखेंगे कि उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर हम वैसा चीज नहीं करते तो उसके पीछे सारा जो रीजन है वो हमारे घर के परवरिश का रीजन है। परवरिश हम अपने बच्चों का कैसे करते हैं, तो उसके लिए समाज में बच्चों को छोड़ना चाहिए। समाज, लेकिन मैं समाज भी वैसा समाज जो बच्चों के लिए सही हो। गार्जियन आजकल क्यों डर रहा है कि भाई हमारा बच्चा जाएगा नहीं जाए, तो ये थोड़ा सा इसी के चलते जो है पेरेंट्स थोड़ा सा परेशान रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा उनको लोगों के बीच में रहने से उनका दिमाग ग्रोथ करेगा, मेंटल ग्रोथ होगा, उनका फिजिकल ग्रोथ होगा उनका। फैमिली से भी तो गैप हो जा रही है ना चीजें, बच्चे फैमिली से कट जा रहे हैं। एक बाप बेटे का भी ऐसा हो गया ना कि वो बाप से अपना कुछ बोल नहीं पा रहा है, और बाप भी है ना तो वो बस एक डर सा, चाहे गैप सा हो जा रहा है हर एक चीज से। हम लोग के जो हम लोग जिस जगह पे रहते हैं ये रूरल एरिया है, देहाती इलाका है सब। यहाँ पे बना हुआ है कि बाप और बेटे के बीच जो रिश्ता है ना, एक समझिए राजा और प्रजा के बीच, प्रजा की तरह है। वो अपनी बात अपने फादर से नहीं कर सकता है, फादर की भी जो दिल की बात होती है वो उससे नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे कारण ये है ना कि शुरू से हम देखें कि पापा अगर वहां बैठे हैं तो हम घर में बैठे हैं, हम वहां बैठे हैं तो पापा वहां में हमारे साथ नहीं बैठ सकते हैं। कारण उसका क्या है कि भाई गार्जियनशिप के चलते बच्चे जो है, अब सबसे बड़ा मित्र कौन होता है, अगर एक भाई है तो भाई से बड़ा मित्र दुनिया में कोई नहीं होता है। लेकिन हम लोगों में क्या है कि हम इन चीजों को छुपाते हैं और चीज अंदर दबते का डिप्रेशन में घाव से बनने का डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं। आज जब बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे तो फिर वो गलत आदत में जाएंगे, वो गलत हैबिट मिलेगा उनको, गलत समाज में बढ़ जाएंगे और जिसके चलते उनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर होगा और फिर वो बच्चे जो है देखते हैं सुसाइड करने तक का नौबत आ जाता है बच्चों के अंदर। अभी वो 2 IAS जो थे सुसाइड किए थे, अभी एक अतुल करके थे इंजीनियर थे, उन्होंने क्या ये लोग तो मतलब लेवल के लोग थे, पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, पैसों की तो कमी कोई थी नहीं लोगों के पास, इनके पास लोग नहीं थे, इनके पास लोग नहीं थे जो अपनी दिल की बात उन्होंने लोगों से कहा। ये
तो सबसे बड़ा चीज है कि बच्चों को समाज में रखना चाहिए और अच्छे समाज में रखना चाहिए। गार्जियन को इस पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों से बात करें, हो बच्चे अगर साथ में तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि बच्चा जो है आपका आपसे जुड़े और अपने दिल की बात आपसे आके कहे। अगर बच्चा आपका गलती भी किया है तो आपसे आके बोले कि भैया चाहे पापा हमसे ये गलती हो गया है, जिससे क्या होगा, जब तक आप बात को कहिएगा नहीं तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं उसका। तो बातों का सुनने वाला और बातों को कहने वाला होना चाहिए कि हम किससे कह रहे हैं तो हमारा मित्र है, तो उसको समाज में रखना बहुत जरूरी है। वो एकदम मतलब ऐसा है कि अब बच्चे चीजें से दूर जा रहे हैं। और तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, इस चीज का ना थोड़ा सा ना एजुकेशन के तरफ से भी फोकस होना चाहिए। बच्चों को वहीं से चीजें एक होता है ना, एक क्लास हो जाए या फिर एक एक्टिविटी टाइप का हो जाए, क्लास इस छोटे लेवल से ही, स्कूल से ही ये चीजों की, हाँ कि एक ये मुद्दा है, इसको आपको इस चीज से आगे जाके ऐसे लड़ना पड़ेगा। यहाँ वहाँ भी जरूरी है मेरे हिसाब से कि हाँ एजुकेशन जो स्कूलों में एक्टिविटी टाइप की हो। देखिए स्कूलों में भी, देखिए स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। उसके लिए जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में क्या है, भूगोल, ज्योग्राफी जो भी होता है अपना सारा चीज में रहता है। तो वैसे एक मेंटल हेल्थ पे भी एक टॉपिक होना चाहिए। ऐसे जो बायोलॉजी जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका थोड़ा बहुत पढ़ने का मिलता है, लेकिन शुरू से बच्चों को बताया जाए। और इसमें अगर स्कूल से ही नहीं, गार्जियन को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। स्कूल वाले बच्चों को 5 घंटे लगेंगे, तो अगर मेंटल हेल्थ ही पढ़ाएंगे तो उससे बच्चों को ग्रोथ थोड़ी होगा। बाकी सब्जेक्ट भी डील करना है उनको, लेकिन घर पे आने के बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा चीज ये देखना है हमको। पढ़ाने से पढ़ाना तो स्कूल में जो है सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन बच्चे घर पे आकर उसी को नहीं फॉलो करेंगे तो फिर स्कूल से बच्चे थोड़ी हो जाएंगे। सेल्फ स्टडी क्या होता है, बोला था ना जी, सेल्फ स्टडी सबसे जरूरी है। तो हम घर पे आके जो हम स्कूल से पढ़ के आए, घर पे आके कितना उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ये सबसे जरूरी होता है। स्कूल में टीचर का टीचर ने पढ़ा दिया है, अब हम घर पे आकर टीचर के पढ़ाए हुए बातों को कितना हम सीख रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। तो वैसे ही मेंटल हेल्थ वहाँ पढ़ा दिया गया है, तो आपको घर पे गार्जियन आपको कितना आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कैसा आपको डील कर रहा है, ये सबसे बड़ा चीज है। फैमिली का बहुत बड़ा इसमें रोल है। फ्रेंड कितने जरूरी है? फ्रेंड बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड बहुत जरूरी है। फ्रेंड अगर है आपके पास तो समझिए कि मित्र से बड़ा कोई साथी नहीं होता है। तो मित्र जो अगर है तो उससे आप सारा बात कर सकते हैं, सारा चीज वो कर सकते हैं। आपको हर दुख के साथी अगर कोई हो सकता है तो मान लीजिए मित्र है, उस मित्र से सारा बात आप शेयर कर सकते हैं, एक पास बैठ के सारा बात कर सकते हैं। तो मित्र तो जिंदगी जीवन में मित्र का होना बहुत जरूरी है। अच्छा मित्र का होना बहुत जरूरी है, मित्र नहीं अच्छा मित्र का होना बहुत जरूरी है। आप जैसे अभियंत्रण में हम, मुझे जहाँ तक लग रहा है चीजों की, सबसे युवा अभी डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की देखें तो युवा डॉक्टर हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर है, एज है, एक्सपीरियंस है, उन लोगों से और अभी जो आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब कितना ही मुश्किल रहता है लोगों के पास ट्रस्ट बिल्डअप करना, कि अभी तो लोग सोचते हैं यार ये नए नए डॉक्टर है, युवा है, क्या देखेंगे, क्या वो तो इतने दिन से देख रहे हैं, उनको पर नॉलेज होगा। तो ऐसे चीजों में आप इस चीज को बैलेंस है और इस चीज को कैसे टैकल करते हैं? देखिए कोई भी घर बनता है तो उसके लिए नींव देना सबसे जरूरी होता है। तो कोई भी अगर काम का आप शुरुआत कर रहे हैं, आपने जो बोला वो बहुत सही बात बोला कि समाज में बना हुआ है कि अब कोई भी सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं तो अंदर में होना कि भाई किताब ले बैठो, हल्का में चल के जहाँ श्याम पुस्तक में चल जाए, होता है ना लोगों के दिमाग में। इस शुरू से जो चीज दुकान है वो बना हुआ है, दिमाग में बना हुआ हमको यहाँ से लेना है। वैसे ही डॉक्टर का होता है कि भाई हम यहाँ दिखाते हैं, यही मेरे बच्चे का दवा सूट करता है, हम यही बच्चे को दिखाएंगे। लेकिन एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए आप किसी को मौका दीजिए, जब तक आप किसी को मौका नहीं दीजिएगा तब तक आप उसको देखिएगा नहीं कि उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है। अगर हम आपके साथ जुड़ेंगे तब आपकी अंदर की बातों को हम जानेंगे। तो एक युवा डॉक्टर होने के नाते मैं सबसे यही बात बोलूंगा कि कम से कम एक बार हमारे पास आए और आपसे अपना ट्रीटमेंट कराएं। और एज बहुत बड़ा मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है आपका काम। हाँ, काम आपका अगर अच्छा है तो आपको एज बहुत बड़ा मैटर नहीं रखता है, क्योंकि जो अभी के बच्चे जो निकल रहे हैं वो कंपटीशन को फाइट करके निकल रहे हैं। अभी के जो बच्चे निकल रहे हैं वो सारा नया नया मेडिकल साइंस जो ऑपरेशन है उसको देख के निकल रहे हैं। तो अभी के बच्चे जो है हमको लगता है कि कुछ चीजों में पहले के लोगों से अच्छे हैं, इसलिए कि मेडिकल साइंस दिन पर दिन डेवलप कर रही है, दिन पर दिन एडवांस होते जा रही है। तो अभी जो बच्चा निकलेगा अपग्रेड होके निकलेगा। तो हमको लगता है कुछ जगह पे थोड़ा सा अनुभव के साथ साथ और नए डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि समाज में आएंगे अब जितना काम हम कर सकते हैं, जितना मेहनत हम पेशेंट के लिए कर सकते हैं, उतना जो डॉक्टर जो बहुत समय से बैठ रहा है उतना वो पेशेंट पे मेहनत नहीं कर सकता।
और कोई आप ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी रोगी को लेके आइएगा तो हम अपने से मेहनत करेंगे उसमें, क्योंकि हम नौजवान हैं, हमको करना है, हमको आगे जाना है जीवन में अपने। लेकिन वहीं अगर किसी अनुभवी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको देख के वो स्टाफ वो अपने अनुभव से ये स्टार्ट करेगा। तो थोड़ा सा एक बार मौका दिया जाए, मौका देने के बाद खुद आपको ये फील होगा कि कहाँ हमको सही मिल रहा है, कहाँ हमको गलत मिल रहा है। जब तक आप किसी के पास जाइएगा नहीं तब तक उसके बारे में आप देखिए सोचिएगा नहीं, ये सारा चीज है। चलिए मैं इस वीडियो में लोगों से अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल। एक बार आए लोग, मौका